गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे किसको। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में कि कमोडिटी के सप्लाई को अफेक्ट करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कमोडिटी का खुद का प्राइस निभाता है। यानी कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई चेंज होता है, जिसको हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के रूप में पढ़े थे। लॉ ऑफ सप्लाई के फॉर्म में हमने इस रिलेशनशिप को पढ़ा था। जब इसी चेंजिंग को हम लोग मेज़र करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि प्राइस में जो है एक सर्टेन परसेंट चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितने परसेंट का बदलाव आता है, तो इसी मेजरमेंट को हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। हमने ये पढ़ा कि हाँ भाई, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ प्राइस जो है वो 10% से बढ़ता है और सप्लाई 15% से बढ़ जाता है, देन दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेज़र करने के लिए दो मेथड जनरली हम यहाँ यूज करते हैं। एक प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है, और दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड ठीक वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी जितना परसेंट सप्लाई में चेंज होगा और जितना परसेंट प्राइस में चेंज होगा, इन दोनों के रेशियो को हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलेंगे। जैसे अभी हम लोग जो एग्जांपल लिए कि अगर प्राइस में 10% चेंज होता है और उसकी वजह से सप्लाई में 15% का चेंज होता है, तो 15/10 का जो रेशियो हो गया 1.5, दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन का जो फिगर है वो परसेंटेज में नहीं दिया रहेगा, तो उसको हम परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। देखिए, सप्लाई को हम परसेंटेज में फिगर निकालने के लिए, अगर सप्लाई का फिगर यानी क्वांटिटी का फिगर जो है परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी सप्लाई के फिगर को परसेंटेज में मेज़र करने के लिए हम लोग डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, यानी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 करेंगे। और ये डिवाइडेड बाई का लाइन हो गया बीच में। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यदि प्राइस का फिगर परसेंटेज में नहीं है और उसको हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो यूज करेंगे डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, यानी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो इस तरह से हम लोग जो है प्राइस और सप्लाई के फिगर को, जो अगर परसेंटेज में नहीं दिया रहे, तो ज़रूरत के हिसाब से हम उसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी जो है, अगर मान लीजिए दोनों ही फिगर आपका प्राइस में नहीं परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इसको इस फार्मूला से भी कैलकुलेट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, डेट इज ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल सप्लाई। यानी इनिशियल जो है प्राइस कितना था कमोडिटी का, और उस इनिशियल प्राइस पे सप्लाई कितना होता था, वो हो गया क्यू। डेल्टा क्यू हो गया कि प्राइस चेंज होने के बाद जो नया सप्लाई हुआ उसमें से हम पुराने सप्लाई को घटाते हैं, तो जो चेंज इन सप्लाई हुआ वो आपका डेल्टा क्यू। और डेल्टा पी यानी चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। यहाँ हम देखते हैं उसके बारे में लिखा गया है, P indicates the original price, that is initial price of the commodity. Q indicates initial supply of the commodity. Delta P, that is change in price, new price minus initial price, and delta Q, new quantity supplied minus initial quantity supplied. तो इस तरह से हम लोग देखें कि हमारे पास जो फार्मूला है परसेंटेज मेथड से, वो सिंपल सा है। अगर हमारा क्वेश्चन का फिगर जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली इस फार्मूला को यूज करके हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक फिगर परसेंटेज में दिया है और दूसरा परसेंटेज में नहीं दिया है, तो दूसरे को हम परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। क्वांटिटी को चेंज करना होगा तो इस फार्मूले से, और प्राइस को चेंज करना होगा परसेंटेज में तो इस फार्मूले से। अगर दोनों में से कोई भी फिगर हमारा परसेंटेज में नहीं दिया है,
तो हम सिंपली इस फार्मूले का भी यूज करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे थोड़ी देर के बाद। दूसरा हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में। ज्योमेट्रिक मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए सप्लाई कर्व के ओरिजिन को बेस बनाया जाता है। यानी जो सप्लाई कर्व है वो स्टार्ट कहाँ से होता है इस पर डिपेंड करता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें 3 सिचुएशन होते हैं मेनली। पहला होता है कि यदि सप्लाई कर्व जो है उसका ओरिजिन पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही हो, यानी सप्लाई कर्व अगर ओरिजिन से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, चाहे वो यहाँ एंगल कितने भी डिग्री का बनाए, इससे ये कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ एंगल 5 डिग्री का बन रहा है कि 50 डिग्री का बन रहा है कि 60 का बन रहा है। अगर सप्लाई कर्व यहीं से स्टार्ट होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा 1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, when supply curve starts from the point of origin, no matter what angle it makes, then elasticity of supply will be 1. यदि सप्लाई कर्व का ओरिजिन पॉइंट जो है वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस होता है ना, तो इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज़्यादा होता है। चाहे वो एंगल यहाँ भी कितने डिग्री का बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एंगल यहाँ 40 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, 20 डिग्री का हो। अगर ये ओरिजिन पॉइंट इसका वाई एक्सिस है, डेट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1। उसी तरह से तीसरा सिचुएशन है कि अगर मान लीजिए कि सप्लाई कर्व का ओरिजिन पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1। और यहाँ भी इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एंगल यहाँ कितने डिग्री का बनता है। एंगल कितने भी डिग्री का बने, अगर ओरिजिन पॉइंट एक्स एक्सिस है यानी नेगेटिव वाई एक्सिस तो लेस देन 1। अगर ओरिजिन पॉइंट हमारा वाई एक्सिस है, डेट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ग्रेटर देन 1। और ओरिजिन पॉइंट यदि ओरिजिन ही है तो इलास्टिसिटी विल बी 1। इस तरह से ज्योमेट्रिक मेथड से हम लोग इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ नहीं पता करते, इस मेथड से सिर्फ ये बता सकते हैं कि 1 है, 1 से ज़्यादा है या फिर 1 से कम है। इसके अलावा 2 और सिचुएशन देखा गया है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में था उस तरह से यहाँ भी है। एक चौथा सिचुएशन कि यदि सप्लाई कर्व जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, इट मीन्स कि सप्लाई जो है वो बढ़ते जाएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट प्राइस पे जब सप्लाई बढ़ते चला जाए तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, और इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट होता है। व्हेन सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, then this is called the situation of perfectly elastic supply or infinite elasticity of supply. That is, elasticity of supply will be infinitive in such a situation because it indicates that quantity supplied of a commodity increases to infinite even when the price of the commodity continues the same. तो सेम प्राइस पे जो है इन्फिनिटिव तक सप्लाई बढ़ते चला जाता है, तो इस सिचुएशन को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई या इन्फिनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अगला देखते हैं कि व्हेन सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल इंडिकेट क्या कर रहा है, यहाँ देखते हैं हम कि जो है हमारा सप्लाई कर्व वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व इंडिकेट करता है कि प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए कमोडिटी का, जो सप्लाई है वो कांस्टेंट होगा। प्राइस बढ़ने से या घटने से सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है हमारा 0 हो जाता है, और इस सिचुएशन को हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई या जीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के मीनिंग और उसके मेजरमेंट के दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ा। हाँ, अगले क्लास में हम लोग इस मेथड्स पे बेस्ड, परसेंटेज मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और इन क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करके आगे कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू।